आई बात ख्याल में पूरी? सर जैसे केवल ज्ञान हैगी तो केवल ज्ञान का भी सद्भाव नहीं है तो उसका अभाव हैगी। हाँ और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अभी वर्तमान में है तो वो देश प्रगति है हुई। और सस्ता में मतलब आगामी काल में जैसे मना पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान वो सद अवस्था रूप सम ऐसा लगाएंगे क्या यहाँ पर? देखो ऐसा है कि केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, ठीक है। अभी है ही नहीं, बताया ही नहीं है ना उसका। हाँ। वो तो उसमें देशघाती नहीं, का भेद होता ही सर्वघाती नहीं है। केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति ही है, उसमें देशघाती होती ही नहीं है। हाँ वो तो सर्वघाती है, सत्ता में नहीं है सर्वघाती अभी। ही है, सर्वघाती नहीं, सत्ता में है। केवल ज्ञानावरण का आपको निरंतर उदय हाँ है। जितने भी 12वें हाँ गुण पर स्थान तक अभाव के है अभी। जीव हैं उनको निरंतर केवल ज्ञानावरण कर्म का बहुत उदय है, हम सबको ही। पर अभी अभाव है। हाँ तो पर अभी उदय है, अभाव है कि ये उसका। कैसे सिद्ध हुआ कि केवल ज्ञानावरण का उदय है हमको? अभी है ही नहीं है ना वो अभी। क्योंकि क्योंकि जीव उसका का केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान अभी। शक्ति का पूर्ण रूप से घात कर रहा है ना, सर्वघात कर रहा है। हाँ ऐसा हो सकता है पूरा कि घात देश कर घात रहा करे? है। केवल ज्ञान का हाँ, देश घात कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता। वो देश तो घाती, होगी तो पूरी होगी। हाँ, देशघाती और मन परे ज्ञान, अवधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मति ज्ञान, इनमें दो भेद होते हैं। कौन कौन से? देशघाती और और सदा सर्वघाती। अवस्था। और सर्वघाती। देशघाती और और सर्वघाती। मना पर्याय आबादी ज्ञान मना पर्याय सर्वघाती। शेष चारों में सर्व दोनों भेद होते देशघाती। हैं। आई बात ख्याल में? सर्वघाती और देशघाती। हाँ। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि अब ज्ञान देखो, और मना पर्याय में अब देखो दोनों हो मन गए। पर्याय ज्ञान का अपने को क्या है? उपसम है अभी वो छह उपसम है कि उदय है कि क्षय है, क्या है बताओ? उदय है। उदय है ना, क्योंकि मन पर्याय ज्ञान का घात हो रहा है तो उदय कहलाया। हम्म अवधि ज्ञान का क्या, अवधि ज्ञानावरण का क्या है? वो भी उदय है अभी। उसका उदय भी है, उदय है। ठीक है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का क्या है? वो छह उपसम है। वो छह उपसम है। क्यों? उसका क्योंकि भी हमको है मति छह ज्ञान है। उपसंभाव। यानी कर्म का प्रतिपक्षी जो विरोधी कर्म है उसका उदय भी बना रहे और जीव को वो तत्संबंधी गुण प्रकट भी रहे, हैं, हाँ उसको कहते हैं क्षोपसम। हाँ। उस क्षयोपसम को डिटेल से यहाँ 3 स्टेप में समझाया है। शॉर्ट में कहो तो प्रतिपक्षी विरोधी कर्म के उदय होने पर भी जीव का गुण प्रकट रहे, उस भाव को क्षयोपसम भाव कहते हैं। सबसे इजी डेफिनेशन है। प्रतिपक्षी कर्म का उदय बना रहे, उदय माने किसका उदय होगा? देशघाती प्रकृतियों का उदय होगा और जीव का गुण भी प्रकट है, उसका नाम क्षयोपसम भाव है। अच्छा, तो सर्वघाती तो जीव क्या देशघाती प्रकृतियां बांधता है कि बांधता नहीं है? तो कहां से आती हैं? कि वही सर्वघाती प्रकृति है ना, उनका उदय का अभाव हो जाता है। अब उदय का अभाव कैसे होता है? कि अपकर्षित हो जाता है। अब केवल ज्ञानावरण मान लो हमने बांधा है, केवल ज्ञानावरण का उदय आ रहा है। मन पर्याय ज्ञानावरण बाधा है, मन पर्याय ज्ञानावरण का उदय है, अवधि ज्ञानावरण का उदय, इसलिए तीनों ज्ञानों का घात है। लेकिन श्रुत ज्ञान और जी। मन पर्याय ज्ञान, और श्रुत ज्ञान और अब मति ज्ञान। मति ज्ञान है। सत ज्ञान अब मति ज्ञान और सत ज्ञान का छह उपसम है ये। हाँ, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान क्षोभसम कैसे है? कि देशघाती प्रकृतियों का उदय भी है और हमको ज्ञान होता है हाँ। बना हुआ है। सर्वघाती प्रकृतियों का क्या हो रहा है? इनकी सर्वघाती प्रकृतियों के उदय का अभाव है, प्रकृतियों का अभाव है। उदय का अभाव है। अच्छा, तो उन प्रकृतियों का क्या होता है? कि कुछ तो वही भविष्य में उदय भविष्य आने काल लगी हो में। जाती हैं, कुछ देशघाती हाँ होकर के उदय में आ जाती है, उनका हाल होता है। वर्तमान में सदवस्था रूप उपसम है। हाँ बस। लेकिन कोई भी तीन कर्म बात बिना जी। असर दिखाए जाता नहीं है, इतना इतना ध्यान में रखिए। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होता है, सत्ता में पड़ा हुआ कोई भी कर्म निरर्थक नहीं होता है। उदय में तो आता ही है, कैसे भी उदय में आए वो, लेकिन उदय में तो आता ही है। ठीक है, क्लियर हो गया छह क्षयोपसम?
हाँ, जब तक क्षय नहीं होगा तब तक उदय में आने की अवस्था बनती रहती है। हाँ, क्षय का मतलब साफ ही कर दिया, अब तो है ही नहीं, समूल इसीलिए नष्ट तो कर छाया दिया। समय दर्शन की मुख्यता है। हाँ, इसीलिए छायोपसमिक, देखो छायोपसमिक सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन और औपसमिक सम्यक दर्शन, अनादि मिथ्या दृष्टि को औपसमिक सम्यक होता है, हाँ, लेकिन निर्मल है, अंतर्मुहूर्त काल से ज्यादा के लिए नहीं होता है। तो इसलिए वो अंतर्मुहूर्त काल बाद क्या होता है, अंतर्मुहूर्त काल बाद वो क्षयोपसम क्षय सम्यक उपशम हो जाए। हो जाता है। क्षयोसम में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, वो क्षयोपसम सम्यक में क्या होता रहता है कि सत्ता में पड़े हुए मिथ्यात्व, यही सम्यक मिथ्यात्व, तीन कंडीशन बनती हैं। हाँ, अब नया तो बांधेगा नहीं, हम्म। क्षयोपसम जी सम्यक दृष्टि जी। नया दर्शन मोहिनी नहीं बांधता है। अच्छा। सत्ता में पड़ा हुआ जो है बस वो अब खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, खाली हो रहा है, बांधेगा नहीं, खाली होता जा रहा है। अब खाली सर्वघाती प्रकृतियों का क्या हो रहा है, सर्वघाती प्रकृतियों का उदय आ जाएगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। तो क्या होगा सर्वघाती जी। प्रकृतियों का, सर्वघाती प्रकृतियां अपना देश नाश करके सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाएंगी। देशघाती। नहीं, पहले सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाएंगी, जात्यांतर सर्वघाती हाँ, हो जाएंगी। अब उनका भी उदय का कोई भी स्कोप नहीं है, तो वही सम्यक मिथ्यात्व वाली प्रकृतियों का क्या होगा, सम्यक प्रकृति हो जाएंगी। सम्यक प्रकृति का क्या होगा, वो उदय में आ जाएंगी। कब तक उदय में आएंगी, देशघाती में जब तक पड़ा हुआ है अकाउंट में तब तक उदय आती रही, खत्म हो जाएगा तो क्षयक सम्यक दर्शन रूप हो जाएगा जी। ठीक है, ये कर्म का निमित्त का ज्ञान कराया है, बाकी काम कर्म से नहीं होता है, काम तो जीव के परिणामों से ही होता है, कर्मों में अपने को कुछ नहीं करना है। वो ठीक है, अपने आप होना है ये सब काम। वो अपने आप ऑटोमेटिक होता है बस। तो बिल्कुल। सारे कर्म देशघाती में टर्न होके निकलते जाएंगे। हाँ, अब सही आपने एकदम पकड़ लिया उसका पॉइंट। कोई भी कर्म बिना उदय में आए नहीं रहता है, लेकिन जैसा बांधा है वैसा उदय में आए ऐसा नियम नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ करना जरूरी है। इसलिए पुरुषार्थ करना जरूरी है, क्योंकि पुरुषार्थ देखो, क्या बोलते हैं, जैसे गाड़ी चलाते हैं ना अपन, गाड़ी तो अपन तो चाबी हाँ, घुमाई, स्टार्ट की, चल दी गाड़ी। अब कोई मैकेनिक से पूछो गाड़ी कैसे चली, तो वो कहेगा देखो इसके अंदर पेट्रोल है, पेट्रोल यहाँ से निकलेगा, फिर ये पिस्टन में जाएगा, पिस्टन चलेगा, और फिर इसका पट्टा लगा हुआ है वो घूमेगा, उससे टायर घूमेगा, और टायर घूमेगा तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। प्रक्रिया तो यही है, लेकिन अपने को क्या करना है, सब घुमाना है जा जाके इंजन के अंदर। नहीं, सब ऑटोमेटिक होगा। बस वो ऑटोमेटिक होगा, अपना काम तो चाबी लगाई और एक्सीलेटर दबाया, बस हो गया काम। अपने को तो आगे बढ़ना है, तो ऐसे ही अपने को तत्व विचार रूपी एक्सीलेटर दबाना है, बाकी कर्मों की जो बहुत बढ़िया। प्रक्रियाएं वो होती रहेंगी अपने आप, ज्ञान कर्म में बताया है। जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं। हाँ, अलंकार की पता भाषा है वो। नहीं, अलंकार की भाषा है वो सब। हाँ, तो जीव अपना पुरुषार्थ में मगन रहता है, बाकी जो होने योग्य सो होता रहता है। कोई जीव तत्व विचार करे, आत्मानुभूति करे, और उधर समय मिथ्यात्व कह दे कि हम नहीं जाएंगे, ऐसा संभव ही नहीं है। बड़े पंडित साहब बहुत अच्छा वाक्य बोलते हैं इसके संबंध में। वो कहते हैं कि जीव के परिणामों का, अच्छे परिणामों का निमित्त पा करके, माने निर्मल परिणामों का निमित्त जीव जब निर्मल परिणाम रूप परिणमित होता है तो उसके निर्मल परिणामों का निमित्त पा करके कर्म चले जाते हैं। और जब जीव अशुद्ध परिणाम रूप परिणमित होता है, अशुभ भाव रूप, अशुद्ध परिणाम रूप परिणमित होता है, तो उन परिणामों का निमित्त पा करके कर्म आ जाते हैं, है ना ख्याल में। कर्म क्या करते हैं, कुछ नहीं, कर्म कुछ नहीं करते, जीव अपने परिणाम करता है, उसी से सुख दुख पाता है, वो तो खाली निमित्त का ज्ञान है, हाँ? निमित्त का ज्ञान कराया है, उस प्रक्रिया का ज्ञान कराया है, जिससे कि जीव के परिणामों को स्पष्ट रूप से समझा जा सके, किस परिणाम से कैसा कर्म हुआ, कैसा उदय आया, कैसा सर्वघाती, ये जीव के परिणाम की गहनता बताने के लिए बताया जाता है। जैसे दूध 1 लीटर है, इसमें लीटर का क्या है, कुछ नहीं है, वो तो दूध का परिमाण बताने के लिए लीटर का निमित्त लिया गया है। ऐसे ही जीव के परिणामों का ज्ञान कराने के लिए कर्म के निमित्त को बताया गया है।
क्षोभसम का क्लियर हुआ कि नहीं डेफिनेशन? प्रक्रिया भाव वासना हुई कि नहीं इसकी? पंडित साहब ने कहा भाव वासना होना जरूरी है। क्लियर आराधना दीदी? जी क्षोभसम का स्वरूप। जी जी सर, इसमें ये पूछना था, अपकर्षण तो होता है, हाँ, उत्कर्षण कैसे होता है? सर्वघाती प्रकृतियों में भी उत्कर्षण हो सकता है? अपकर्षण उत्कर्षण सभी कर्मों में होता है, सभी कर्मों में होता है भाई। सभी कर्मों में होता है और मिथ्यात्व, देशघाती में भी मिथ्यात्व नाम की देशघाती में। प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व रूप हुई तो उसको अपन क्या कहेंगे? जी मिथ्यात्व, अनादि मिथ्या दृष्टि की मिथ्यात्व नाम की प्रकृति एक ही प्रकृति थी, उसको दर्शन मोहनी का एक ही भेद होता है। ठीक है, मिथ्यात्व। अब वो मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व हुआ, सत्ता में पड़ा हुआ, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का बंध नहीं होता है, आश्रव बंध नहीं होता है, सम्यक प्रकृति का आश्रव बंध नहीं होता है। वो मिथ्यात्व ही सम्यक मिथ्यात्व रूप होगा और वो सम्यक मिथ्यात्व ही सम्यक प्रकृति रूप होगा। तो सम्यक मिथ्यात्व का दर्शन मोहनी मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व रूप दर्शन मोहनी हो जाना, ये क्या है उसका? उत्कर्षण। उत्कर्षण है कि अपकर्षण है? उल्टा बोल रहे हो। अपकर्षण है, अपकर्षण। अपकर्षण, अप माने कम, उत माने बढ़ना। जी ठीक है, तो कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण, बंध की 10 अवस्थाएं ना, कर्म की 10 अवस्थाएं हाँ। होती हैं। बंध, सत्ता, सत्ता, कर्षण, उदय, उदय, उदीर्ण, जीर्णा, उपतम, उदीर्ण, निदति, निकाचित, अपकर्षण, उपकर्षण, निदत्ति, निकांच, उपशम। उपशम। हाँ, वो बोल दिया मैंने। 10 अवस्थाएं होती हैं, तो इनमें से किसी भी अवस्था रूप हो सकता है कर्म। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, विसंयोजन, निदत्ति, निकाक्षित, इस तरह से 10। ठीक है जी सर, उत्कर्षण का इसलिए मैंने पूछा था कि सर्वघाती तो पूरी घात रूप ही है। अच्छा, सर्वघाती में भी उत्कर्षण कैसे होता है वो बोल रहे हो ना आप? हाँ। एक तो होता है मिथ्यात्व, एक होता है तीव्र मिथ्यात्व। एक होता है तीव्र मिथ्यात्व, मतलब सम्यक तो सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव है, मान लो अनादि मिथ्या दृष्टि है भी, इसको भी सत्ता में है मिथ्यात्व कर्म ही। और एक एकेंद्रीय जीव है, वो भी मिथ्या दृष्टि है, उसको भी मिथ्यात्व है उदय में। तो दोनों सर्वघातियों में भी अंतर है ना, उसके अनुभाग में, सामर्थ्य में। तो अपकर्षण सर्वघातियों में भी हो सकता है। सर्वघातियों में भी उत्कृष्ट और जघन्य के भेद हैं अनुभाग में, इस अपेक्षा से उनमें भी उत्कर्षण अपकर्षण घटित किया जा सकता है। जी ठीक है, चलिए ये 6 ऑप्शन। भैया जीव के तो सम्यक सम्मुख है, तो सभी कर्मों का अपकर्षण हो रहा होगा, तभी तो सम्यक सम्मुख है। सभी का नहीं होता है उत्कर्षण ना अपकर्षण। वो आएगा वैसे आगे, तो भी आपकी जिज्ञासा है तो बोल देता हूं। देखो, जो पाप प्रकृतियां हैं उनके अनुभाग में होता है अपकर्षण, और जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनके अनुभाग में होता है उत्कर्षण। उत्कर्षण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, दोनों होते हैं। स्थिति में भी जो पाप प्रकृतियां हैं उनकी स्थिति में अपकर्षण होता है, पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग में उत्कर्षण होता है। तो उत्कर्षण दोनों ही चलते हैं, वहां पे डिपेंड करता है कर्म कैसा है, कर्म की जाति देख करके ही होता है। आएगा ये डिटेल आगे आने वाला है। खैर, अगला सेंटेंस और पढ़ते हैं, समय अपना हो गया। इसमें नहीं तो पूछना हो तो पूछ लो, फिर आगे तो अपन थ्रू जाने वाले। मेरे को क्षोभसम भाव इसलिए इतना क्लियर करना पड़ता है कि कई बार मैं इतने वर्षों से चर्चा करता हूँ, कभी किसी से पूछो ना क्षोभसम के बारे में तो कुछ क्लियर कट नहीं बोल पाते हैं, कंफ्यूजन बहुत रहता है। हालांकि है नहीं, इस बार इसका आप रिटन वाला असाइनमेंट यही वाला दे दीजिएगा 5 लब्धियों का। वो मेरे मन में है पहले से, इसीलिए अभी तक मैंने कोई दिया नहीं है, 5 लब्धियों का ही देने वाला हूँ।
बाकी चीज तो वैसे संवर निजरा तत्व वाला भी एक बहुत अच्छा प्रकरण है व्यवहाराभासी का। निश्चयभासी का भी प्रकरण अच्छा है, लेकिन 5 लब्धियों का स्वरूप आपको ख्याल में आए ना तो इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। 5 लब्धियों से 5 संभय भी क्लियर होते हैं, क्या करना चाहिए, कर्तव्य कर्तव्य भी क्लियर होता है। अब आपने बोल दिया है तो मैं भी उसको बिल्कुल अनुमोदना करता हूँ कि 5 लब्धियों का ही प्रकरण आपको। सुझाव दिया है मैंने तो केवल। नहीं, मेरे ध्यान में था, नहीं तो मैं अभी तक बता देता ना आपको। मैं तो जब पढ़ाता हूँ उसी समय बोल देता हूँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। अन्य और आपको लिखने के लिए स्कोप भी रहेगा, आपको आनंद भी बहुत आएगा लिखेंगे तो। सर क्षय उपशम वास्तव में मतलब भूल जाते हैं इनके लिए, क्षय उपशम लब्धि की 3 कंडीशन की। क्षयोपशम लब्धि की जी 3 कंडीशन नहीं, आप फिर शब्दों को मिक्स मत करिए। क्षयोपशम का क्या स्वरूप है ये बताया हमने। क्षयोपशम लब्धि तो इतना हाँ, ही मतलब कि तत्व विचार क्षय उपशम की। लब्धि नहीं, हाँ, क्षय उपशम का क्या क्या होता है? स्वरूप है। ये 3 अवस्था होती है ना, तब इनमें थोड़ी सा कंफ्यूजन हो जाते हैं। हाँ, अब मत कंफ्यूजन है इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप पूछ लीजिए आज, और कंफ्यूजन कोई हो ना कहीं कुछ नहीं, भी। अभी तो नहीं सर, अभी तो क्लियर हो गया, लेकिन भूल जाते हैं। अब एक चीज और बोलूं मैं इसमें जी कि क्षयोपशम में उन प्रकृतियों की बात की गई है जो वर्तमान समय से रिलेटेड है। अच्छा। हाँ, वर्तमान में उदय आने योग्य प्रकृतियों की बात है। वर्तमान में उदय आने योग्य प्रकृतियां, उनका उदय नहीं हो पाया, तो उदय होने योग्य प्रकृतियों के उदय का अभाव, उदयाभावी क्षय। उन्हीं प्रकृतियों का देशघाती रूप अपकर्षित होकर के उदय में आना, उन्हीं प्रकृतियों की स्थिति बढ़कर के भविष्य में उदय योग्य हो जाना, तो उन्हीं प्रकृतियों की बात है जो वर्तमान में उदय आने योग्य। बाकी सत्ता में पड़ी हुई कितनी प्रकृतियां, उनकी चर्चा नहीं है इसमें। ये थोड़ा एक और मैं आपको पॉइंट ऐड कर दिया है, ठीक है? जी नहीं जी। तो मालूम है क्या होगा? नहीं तो कंफ्यूजन होगा इसमें। हो जाता है ना कंफ्यूजन कैसे होगा? कंफ्यूजन। मैं इसलिए वर्तमान समय जोड़ दिया। तो सत्ता में तो जी ज्ञानावरण पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है सबके? जी है। पड़ा हुआ है ना, तो पूरा का पूरा तो वर्तमान में उदय में नहीं आ रहा है। नहीं, नहीं आ रहा। तो जो सत्ता में पड़ा हुआ है जो उदय में नहीं आ रहा, वो क्या है? वो ऑप्शन थोड़ी ना कहलाएगा, है ना ख्याल में? जी हाँ, तो ये अंतर समझना कि वर्तमान में उदय आने योग्य प्रकृतियों की बात हो रही है, ठीक है? क्योंकि उसी से जीव के वर्तमान परिणाम का निमित्त नैमित्तिकपना उससे ही है। सत्ता में पड़े हुए कर्म से जीव के परिणामों का निमित्त नैमित्तिकपना नहीं है। किसी जीव ने नरकायु का बंध किया हो तो नरकायु का उदय आने पर वहां के योग्य जीव के परिणाम वर्तमान में नहीं होते हैं वो, लेकिन सत्ता में तो पड़ा हुआ है। राजा श्रेणिक को सत्ता में पड़ा हुआ था कि नहीं पड़ा हुआ था नरकायु, लेकिन वर्तमान परिणामों से कोई रिलेशन नहीं था उसका। तो क्या उसको उपसम कहेंगे नरकायु का? बोले नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो उपसम उदय क्षय उपसम वर्तमान परिणामों से जिनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है उन पर घटित करते हैं, आगे पीछे वालों पे नहीं किया जाता है। क्लियर हुई बात? जी सर जी। नहीं तो उपसम हम किस किस को उपसम कहने लगेंगे? फिर तो बहुत सारी चीजों को उपसम कहने लगेंगे। तो वर्तमान में उदय आने योग्य जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उसके वर्तमान में उदय आने योग्य सर्वघाती स्पर्धक हैं, उन सर्वघाती स्पर्धकों का भविष्य में उदय आने योग्य हो जाना या अपकर्षित होकर के एक देशघाती रूप उदय होकर के आना, माने वो उनका उदय का अभाव हो गया वर्तमान में, तो उसको उदयाभावी क्षय। भविष्य में उदय आने योग्य हो गई, सत्ता में माने वर्तमान में उदय में आने योग्य सर्वघाती प्रकृतियां सत्ता में हैं, आने योग्य थी, अब पास्ट टेंस हो गई वो, तो भविष्य में उदय आने योग्य हो गई, तो उन प्रकृतियों को सदवस्था रूप उपसम कहा। देशघाती रूप उदय होकर के आ रही हैं उसको उदय कहा। इसलिए क्षयोपसमोदयिक भाव ऐसा भी कह सकते हैं उसको। तीनों ध्यान में रखना, क्षय किस अपेक्षा से है, उपसम किस अपेक्षा से है और उदय किस अपेक्षा से, तीनों ही अपेक्षाएं आपको ख्याल में होनी चाहिए। कभी भी आपसे कोई भैया वो बोलिए ममता जी। हाँ वो स्पर्धक और निषेक, स्पर्धक मतलब समूह है
बहुत सारी प्रकृतियों का देखो निषेक समझ लो निषेक इंडिया उसका है। हिस्सा। हाँ आपको एग्जांपल, निषेक माने इंडिया और स्पर्धक माने गुजरात, मध्य प्रदेश। निषेक माने अच्छा एक समय में उदय आने योग्य सर्व कर्माण वर्गणाओं को, जो एक समय में उदय आने योग्य हैं, उनको कहते हैं निषेक। अब अच्छा उसमें ज्ञानावरण के भी हैं, दर्शनावरण के भी हैं, आयु के भी हैं, अंतराय के भी हैं, आघातिया के भी हैं, उन सबके समूह को निषेक कहते हैं। अब उसके हाँ अंदर आप डिवाइड कर दो, तो ज्ञानावरण के स्पर्धक हैं। अच्छा ज्ञानावरण अच्छा के निषेक नहीं कहते, निषेक तो पूरा हो गया, उसके ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धक हैं, हाँ ठीक है ना। ऐसे उनमें डिवीजन कर दो तो स्पर्धक कहलाता है। जैसे गुजरात को हाँ देश नगर कहते हैं, राज्य कहते हैं, लेकिन भारत को राज्य हाँ नहीं कहते, भारत को देश कहते हैं। तो ऐसे ही सर्व कर्माण वर्गणा जो एक समय में उदय आने योग्य, उनको निषेक कहते हैं। अब वो अच्छा ज्ञानावरण की हैं, दर्शनावरण की हैं, सर्वघाती हैं, देशघाती हैं, तो ऐसा उनको डिवाइड करते हैं, उनको स्पर्धक कहते हैं। उल्टा समझ रही थी मैं अभी। अच्छा अच्छा, उल्टा समझ नहीं मतलब स्पर्धक को, समूह को स्पर्धक और निषेक एक हिस्से को, ऐसा समझ रही थी। उदय काल को प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों के निषेकों के उदय का अभाव, स्पर्धकों के समूह को निषेक कहते हैं। ठीक है सर सर इन्हीं को कहते हैं एक समय प्रबद्ध कर्म आते हैं एक देखो, साथ अब में, तो इन्हीं को एक समय निषेक प्रबद्ध समझेंगे। आपने शब्द छेड़ दिया, तो वो भी सुन लीजिए। निषेक और समय प्रबद्ध में क्या अंतर होता है। समय प्रबद्ध जो कर्म आ रहा है उसको समय प्रबद्ध बोलते हैं, और जो जा रहा है उसको निषेक बोलते हैं। एक समय में बंधने योग्य आश्रवित कर्म परमाणु है, उनको बोलते हैं समय प्रबद्ध, और जो जाने वाला है उसको बोलते हैं निषेक। ये अंतर है दोनों में। ख्याल में आ गया? जी बताइए क्या ख्याल में आया। एक समय में जो कर्म एक साथ आते हैं उनको समय प्रबद्ध कहते हैं, और जो आकर निकल जाते हैं उनको आकर निषेध निकल कहते हैं। पहला जो तो कर्म आपने, आए हैं, हाँ अब जो देखो कर्म आए हैं सत्ता। देखो आप स्पष्ट बोलेंगे ना तो बात स्पष्ट सही से होगी। आपके मन में देखो भाव जो सही है, थोड़ा वाक्य संरचना आप थोड़ा इसको सुधार लो। कैसे सुधारें कि एक समय हाँ, में बंधने वाली कार्माण वर्गणाओं को समय प्रबद्ध, वर्गण। एक समय में अच्छा उदय आने योग्य कार्माण वर्गणाओं को निषेक कहते हैं। एक समय में एक साथ आने वाली वर्गणाएं हैं, हाँ उनको निषेध कहते हैं। हाँ, अब आप कहते हैं कि और इतना इतना कॉम्प्लेक्स क्यों, इतना जटिल क्यों बना दिया इसको। उसका कारण है कि एक समय में उदय आने योग्य जो कर्माण वर्गणा निषेक है ना, तो निषेकों की रचना होती है हर समय। आपके अंदर फैक्ट्री है एकदम बड़ी हुई, असंख्यात प्रदेशों में जो अनंत अनंत कर्माण कर्म परमाणु पड़े हुए ना, उनकी एक फैक्ट्री लगी हुई है। जैसे फैक्ट्री में होता है ना, कोई समझ लो नमकीन बन रही है, और ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है, एक तरफ से मिर्ची आती है, एक तरफ से नमक आता है, एक तरफ से मसाला आता है, एक तरफ से मूंगफली आती है, एक तरफ से ये चीज, ऐसे सब आकर के मिक्स होकर के फिर 1 किलो की थैली में भर करके बाहर निकल जाती है। ऐसे ही जीव जो कर्म बांधता है, तो वो सत्ता में पड़े हुए अलग अलग समय प्रबद्ध कर्मों की स्थितियां अलग अलग हैं, अनुभाग अलग अलग हैं, और पड़ी हुई प्रकृतियों की स्थिति अनुभाग में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, निरंतर चेंज होता रहता है। मतलब आपके सत्ता में पड़े हुए जो कर्म है ना, उनमें सारे कर्मों की स्थिति अनुभाग में बराबर हर समय के परिणामों के निमित्त से चेंज आते रहते हैं, बिना चेंज के नहीं रहती वो। तो निषेक रचना होती है हर समय उदय आने योग्य कर्म वर्गणा की निषेक रचना होती है। उस निषेक रचना में क्या होती है, उस एक निषेक के अंदर कुछ कर्मण वर्गणा आएगी जो अपने 30 कोड़ा कोड़ी सागर पहले बांधी थी, उसके भी कुछ वर्गणाएं आ सकती हैं। कुछ अंतर मुहूर्त पहले बांधे उनकी भी आ सकती हैं, मध्यकाल की भी कुछ आ सकती हैं। ऐसे एक समय में उदय आने योग्य जो रचना होती है, उस रचना को निषेक बोलते हैं। वो निषेक रचना का भी विज्ञान है पूरा।
इसलिए उसको निषेक बोलते हैं। समय प्रबद्ध आया वो तो एक साथ आ गया, लेकिन जाता है तो अनेक समयों में बांधा हुआ कर्म मिल के कर्म परमाणु कुछ कुछ ऐसे सब जगह से इकट्ठे होकर के आकर के एक समय में उदय आने योग्य जो रचना होती है उसको निषेक रचना बोलते हैं। इसलिए उसको निषेक शब्द दिया है। होने वाले कर्मों को समय प्रबद्ध कहा है। ये दोनों में अंतर समझना चाहिए। चलिए, आज तो बहुत बढ़िया कर्णन योग की चर्चा हो गई आपकी। चलिए, पढ़ना इस बारे में शास्त्रों में विशेष रूप से, क्योंकि नया नया विषय है। आप व्यवस्थित बता ये बात कि एक समय के बंदे अनेक समय में एक समय के बंदे अनेक समय में उदय में आते हैं और अनेक समय के बंदे एक समय में उदय में क्या आते हैं। बात है, बिल्कुल ध्यान दे के समझा दें आप। परफेक्ट सेंटेंस बना दिया आपने इसको, बहुत 2 वाक्यों में संक्षिप्त कर दिया। हाँ। एक समय में बंधे हुए कर्म अनेक समयों में उदय में आते हैं और अनेक समयों में बंधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते हैं। बहुत बढ़िया, रचना के द्वारा एकदम परफेक्ट है। अब तो इसको समय प्रबद्ध किसको कहेंगे? बताइए प्रीति जी। हम तो एक समय में बंधे हुए कर्म को समय प्रबद्ध कहेंगे। हाँ, एक समय में जो प्रकृतियां वाले कर्म। आती हैं उसको समय प्रबद्ध बोलते हैं। एक समय में जो प्रकृतियां जाती हैं उनको निषेक बोलते हैं। थोड़ी सा कठिन है सर, आप तो जल्दी कैच कठिन नहीं कर होगा, लेते नया होगा, कठिन तो लेकिन नहीं। हम लोग को थोड़ी सा समझने में थोड़े समय लगेगा। कठिन नहीं है। तो तिजोरी होती है ना, तिजोरी घर की तिजोरी होती है ना, रोज उसमें नोट आते हैं। तो एक साथ जो नोट आए ना, वो तो हो गए क्या, समय प्रबद्ध। और उसमें से जो नोट खर्चे के लिए निकाले जा रहे हैं वो हो गए निषेक। ठीक है। अब जो नोट हाँ एक साथ हमने रखे, मान लो 50,000 रुपए रखे ला करके एक समय में आए ना, तो आज जी 50,000 रखे, कल 10,000 रखे थे, कभी 5,000 रखे थे, कभी 2,000 रखे थे, कभी 1,00,000 रखे थे, ऐसे एक एक समय में आए। अब वो वो निकलते समय कैसे हैं? निकलते कैसे हैं? वो मान लो अपने अपने 10,000 रुपए आए थे, वो 10,000 की 10-10 रुपए की गड्डी थी उसमें, किसी में 2,000 की गड्डी थी, किसी में 500 की गड्डी थी, किसी में, तो ऐसे थे। तो अब अपने को चाहिए, मान लो ऑड फिगर में चाहिए, 1,11,511 रुपए चाहिए, तो कुछ उसमें से निकालो, कुछ उसमें से निकालो, ऐसे निकाल करके एक साथ एक गड्डी बना के निकाल दी, ये निषेक हो गया। तो वो जो 1,11,101 रुपए निकले, वो एक साथ ही आए थे कि अलग अलग समय में आए थे? अलग अलग समय में अलग अलग समय में आए थे, अलग, और निकले निकली निकले एक एक साथ। समय तो अनेक समयों में आए हुए रुपए एक समय में निकलते हैं, निकल सारे गए। नहीं निकलते हैं, उनमें से थोड़े थोड़े अंश निकलते हैं। ठीक है। एक समय में बांधे हुए कर्म, अब वो जो एक साथ आए हुए थे वो अनेक समयों में निकलेंगे। अनेक समयों में माने एक साथ तो नहीं निकला, कुछ इसमें से, कुछ इसमें से, कुछ इसमें से, नहीं तो ऐसे कुछ कुछ करके वो अनेक समयों में निकलेगा। तो एक समय में बांधा हुआ कर्म अनेक समयों में उदय में आता है। ठीक है। और अनेक समयों में बांधा हुआ कर्म एक समय में। बंधा हुआ। दोनों फिट हो गए कि नहीं? जी टंग ट्विस्टिंग लग रहा है? सिद्धांत है इसमें, करना विचार नहीं। करो शांति से तो सिद्धांत ख्याल में आ जाएगा। एक समय में बांधे हुए कर्म अनेक समयों में उदय में आते हैं और अनेक समयों में अनेक समय में बांधे हुए कर्म एक समय में उदय में आते बस हैं। सारे के सारे नहीं, अंश एक समय में अब इसको और ज्यादा मैं क्लियर करने के लिए बोल देता हूं। एक समय में बांधे हुए कर्मों के अंश अनेक समयों में उदय में आते हैं। ठीक है। और अनेक समयों में बांधे हुए
कर्मों के अंश मिल करके एक ऐसा निषेक बनाते हैं जो एक समय में उदय में आता है। ठीक है, ऐसे निषेक रचना होती है, समय प्रबद्ध निषेक रचना, ये सारी चीजें। उदयावली कैसे बनती है, बहुत बढ़िया विज्ञान है पूरा का पूरा करना नियोग का। आप सर उज्ज्वला वेन की बुक में बहुत अच्छा है। हाँ वहाँ दिया हुआ है, आप वहाँ कर्णा देखिए। नियोग हाँ, करना नियोग परिचय पुस्तक में उन्होंने कर्म बंद भी पर सर करना नियोग है बहुत कठिन। देखो कुछ भी कठिन अभी सरल पुनीत नहीं होता। सर ले रहे, देखो पुनीत सर ले रहे हैं तो बहुत कुछ कुछ पल्ले पड़ता है, कठिन और बहुत सरल कठिन का लग रहा है। सिद्धांत ये है कि जो चीज हम पढ़ लेते हैं वो सरल होती है, जो चीज हम पहली बार पढ़ते हैं तो कठिन लगती है। आप पहली बार पढ़ेंगे, नए नए शब्द सुनेंगे, पहली बार में तो आपको शब्द ही नए लगेंगे तो उसका भाव कैसे ख्याल में आएगा। तो अपरिचय होने से कठिन लगता है, इसलिए आप पढ़िए उनको तो आपके लिए सरल हो जाएंगे, कोई कठिन नहीं है उसमें, सरल है, सब कुछ सरल है। सब संगी पंचेंद्रीय जीवों को सरलता से समझ में आए वही जिनागम है। लेकिन आत्म हित हेत विराग ज्ञान तिलके आपको कष्टदान, थोड़ा लगता है उसमें रुचि होती है, थोड़ा नया विषय होता है, पढ़िए ख्याल में आने लगेगा, ऐसा कुछ भी कठिन नहीं है, सब सरल है। पढ़िए आप हिम्मत के साथ पढ़ते रहिए, सब सरल है। चलिए समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करते हैं। आप सरल करते जा रहे हैं सर। कठिनाई यही है कि हम कठिन मानते हैं, बाकी और कोई कठिनाई नहीं है, सब सरल विषय है। जी जी जी। निज निधि निज में बताई यह यह अनंतोपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है।